तो आज का सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का एक और बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया। आई होप आपने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लिया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बेसिक बेसिक सारे पॉइंट समझ लिए थे। हमने लास्ट क्लास में फ्यूज वायर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, हमारे डोमेस्टिक सर्किट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज का हम ध्यान रखते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसे डिवाइस होती है, किस तरह काम करती है, हीटिंग इफेक्ट करंट के कौन कौन से हैं, जैसे नाइक्रोम का वायर कहाँ यूज किया जाता है हीटर में, और टंगस्टन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म से आपके पेपर में मैक्स एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन वो जो एक क्वेश्चन है ना, वो आता कहाँ से, ये एक समस्या है। तो हमें मैग्नेटिज्म तो एक बड़ा चैप्टर है, काफी सारी चीजें हैं उसमें। तो क्या पढ़ना है कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो मैग्नेटिज्म में आपको मेनली पढ़ना है मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट कितने टाइप का होता है वो समझेंगे। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट के बारे में, क्योंकि इसके मात्रक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर में पूछे जाएं, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं। फिर फ्लेमिंग सर्कल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर तो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं मैग्नेटिज्म को स्टार्ट और समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सुमित जी गुड आफ्टरनून। चलो भाई स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म का पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट यानी कि चुंबक क्या होता है। ओके चलो भाई, मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या होता है, सिंपल सी बात है। मैग्नेट का मतलब क्या है कि मैग्नेट उस मटेरियल को कहा जाता है, उस पदार्थ को चुंबक कहा जाता है जो आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास चुंबक है तो वो लोहे और लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जब उसके पास दूसरा चुंबक आता है तो वो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही चीजें दिखा सकता है। तो इसी पदार्थ को मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट दो कैटेगरी में पाए जाते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट वो हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं और जो आयरन के ओर के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि लोहे के अयस्क के रूप में हमें मिलते हैं। और वो क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लोहे के अयस्क के रूप में जो आयरन मिल रहा है उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। यही आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि मैग्नेट में नेचुरल मैग्नेट कौन होता है। तो नेचुरल मैग्नेट होता है आयरन का ओर यानी कि लोहे का अयस्क, जिसका नाम है मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। ये सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कोई रीजन नहीं है, वो मटेरियल में अपने आप आती है। जब हम बनाते हैं ना उसको, तो मटेरियल के पार्टिकल कुछ इस तरह से बिहेव करने लगते हैं कि उनमें दूसरे मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसे मैग्नेट कह देते हैं। तो नेचुरली जो मैग्नेट हमें मिलता है वो सिर्फ एक है, मैग्नेटाइट या लोडस्टोन, जो कि लोहे का अयस्क होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के चुंबक जिन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम चुंबक, जो लैब में बनाए जाते हैं। जैसे ये रहे, ये है आपका बार मैग्नेट, दंड चुंबक जिसे कहते हैं, दंड चुंबक। ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट जिसे आप लोग नाल चुंबक कहते हो हिंदी में, है ना। और ये आपका रिंग मैग्नेट।
तो इस टाइप के भी मैग्नेट आते हैं मार्केट में, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड है, हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये नेचुरली नहीं मिलते। अच्छा, अब मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको सिंपल सा ये बात पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप इस मैग्नेट को बीच से तोड़ दें तो क्या ये पोल अलग हो जाते हैं? नहीं, मैग्नेट हमेशा जब भी टूटेगा तो वो फिर से वही पोल बना लेगा, ठीक है। और अगर आप इसे तोड़ोगे तो फिर से छोटा होगा और पोल बना लेगा। मतलब अकेला ध्रुव कभी भी मैग्नेट में नहीं पाया जाता, सिंगल पोल कभी भी नहीं पाया जाता है। मैग्नेट तोड़ने के बाद जोड़ोगे कैसे? चिपका ही सकते हो टेप से, और कुछ थोड़े ना, ठीक है। तो पोल रहेगा ही, पोल अलग ही नहीं होते। जैसे NS तुमने यहाँ इतनी दूर दूर थे, छोटा किया तो NS पास आ गए, और छोटा किया NS और पास आ गए। तो मैग्नेट का कभी भी अकेला पोल नहीं पाया जाता, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा कि सेम पोल जब कभी भी पास आते हैं तो उनमें होता है रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। ये देखो समान ध्रुव है, जब ये दोनों पास आएंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन, यानी कि इनमें आप देखेंगे प्रतिकर्षण का गुण, ठीक है। लेकिन जब आप अपोजिट पोल्स पास लाते हो, NS, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण। ओके, तो सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आता है, आपको पता है पृथ्वी भी हमारी एक चुंबक है ना, हमारी पृथ्वी भी चुंबक की तरह ही बिहेव करती है, बिल्कुल बढ़िया सा। अब यहां से आता है कि पृथ्वी अगर एक चुंबक है तो पृथ्वी में भी चुंबकीय ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगर आप अपने कमरे में एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, मतलब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हो, तो वो हमेशा किस दिशा में जाकर रुकता है? तो वो हमेशा जाकर रुकता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही, उसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक है। तभी तो आप डायरेक्शन का पता लगा पाते हो कंपास की हेल्प से, क्योंकि कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ही रुकता है, तो बाकी के डायरेक्शन आपको पता चल जाती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट का कौन सा पोल पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है और कौन सा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ? तो अपोजिट होते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ साउथ पोल और दक्षिण ध्रुव की तरफ नॉर्थ पोल, ठीक, इस तरह से ये काम करते हैं। और ये दोनों पृथ्वी के कौन से ध्रुव हैं? चुंबकीय ध्रुव है, मैग्नेटिक पोल। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल हैं, यानी कि चुंबकीय ध्रुव। ये प्रॉपर्टी तीन आपको अच्छे से याद रखनी है। तो हमने पहले देखा कि मैग्नेट को छोटा नहीं किया जा सकता है, अलग अलग पोल नहीं किए जा सकते, मतलब कि अगर तोड़ के नॉर्थ अलग साउथ अलग तो ऐसा नहीं कर सकते। सेम पोल पास आते हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट पोल्स पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। और जब इसको स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के साथ अपोजिटली अटैच हो जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पोल में सेम होता है। अगर आप ज्योमेट्रिकल पोल बनाएं तो नहीं, ज्योमेट्रिकल पोल इसके उल्टे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी बना दूं तो वो ये है कि ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा इससे अलग होता है एंगल के साथ। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल बनाओगे तो यहाँ बनाना ऐसे साउथ, यहाँ बनाना है ऐसे नॉर्थ। तो ज्योमेट्रिकल पोल सेम सेम साइड हो जाते हैं, ये देखो, लेकिन मैग्नेटिक पोल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो ये तीनों आपको बेसिक क्लियर है, हमने मैग्नेट का बेसिक आपको समझा दिया, मैग्नेट क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, और कितने पार्ट में उसको हमने डिवाइड करते हैं। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। अर्थ वाले केस में भैया सिर्फ इतना याद रखो कि जब आप मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटकाओगे
तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। लेकिन अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के साथ आप बात कर रहे हो तो पोल्स अपोजिट जुड़ते हैं। जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव होगा और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव होगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल पोल की बात करो, ज्यामितीय ध्रुवों की, तो फिर सेम साइड हो जाते हैं, साउथ साउथ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। बस इतना सा पार्ट यहाँ पे आता है और कुछ नहीं। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आयरन से हम किस तरह से मैग्नेट को बनाते हैं, क्योंकि मैग्नेट आपका सब जगह यूज होता है। जितने की भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देख रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उठा लीजिए, सब में आपको मैग्नेट दिखेगा, सब में। तो ये मैग्नेट आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, परमानेंट मतलब स्थायी चुंबक अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील एक ऐसा पदार्थ है जिसको एक बार मैग्नेटाइज कर दो तो लाइफ टाइम मैग्नेट बनी रहेगी, इसीलिए स्टील का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक के लिए। और अगर आप अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पर यूज कर लें क्या, आप सिंपल सा यूज कर लो सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन यानी कि मृदु लोहा। तो इसका यूज करके आप आराम से बना सकते हो क्या, अस्थायी चुंबक। क्लियर? ये आपके दो टाइप से बनाने के लिए मटेरियल यूज होते हैं। अब आते हैं मैग्नेट के टाइप के पास। मैग्नेट कितने टाइप के हैं? ओके, मैग्नेट कितने टाइप के हैं वो समझते हैं। भैया तीन टाइप के मैग्नेट होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक, टेम्परेरी अस्थायी और इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक कहलाते हैं। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक के बारे में। तो स्थायी चुंबक वो होते हैं जिनको एक बार अगर आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे दी, यानी कि वो अगर एक बार मैग्नेट बन गए तो पूरी लाइफ मैग्नेट बने रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करें तो नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। जो आपने प्राकृतिक चुंबक देखा था लोड स्टोन, वो एक स्थायी चुंबक है। बार मैग्नेट, हॉर्स शू, रिंग, ये सब जो आप देख रहे हो सब परमानेंट मैग्नेट में ही आते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं, जो लाइफ टाइम चुंबक बने रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं होती। लेकिन क्या परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लॉस की जा सकती हैं किसी प्रोसेस से? तो हाँ भाई, आप इनकी प्रॉपर्टीज को लॉस कर सकते हो। कैसे? आप इन तीन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, चुंबक को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके, अत्यधिक ताप पर गर्म करके। ठीक है, अगर आप इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो परमानेंट मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है, पहला तरीका। दूसरा, उसको हैमरिंग करके या पीट कर। जैसे आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट आते थे पहले मार्केट में, जो खेलने के लिए बने थे। इस टाइप के दो मैग्नेट होते थे ब्लैक कलर के, उनको हवा में ऐसे उछालो तो आपस में जब चिपकते थे तो आवाज आती थी, और ये गेम काफी ट्रेंड में चलता था उस समय पर, है ना? अगर आपने कभी देखा हो इसको तो ये मैग्नेट परमानेंट होते थे। लेकिन जब आप इन्हें बार बार पीटते थे, बार बार ये आपस में टकराते थे, तो धीरे धीरे समय के साथ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती थी, है ना? चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम हो जाता था और ये इतनी आसानी से नहीं चिपकते थे। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार पीट रहे थे, बार बार मार रहे थे, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कम हो रही थी। तीसरा प्रोसेस क्या है? मैग्नेट को इनएप्रोप्रिएट मैनर में रख दो। मतलब आप किसी बॉक्स में मान लो मैग्नेट रखने जा रहे हो, तो आप क्या करो, सेम पोल एक तरफ करके रख दो ऐसे।
अब आपको पता है सेम पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन अब वो बॉक्स में बंद है तो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे अपने प्रॉपर्टीज का लॉस कर देते हैं जब आप इनएप्रोप्रिएट मैनर में रखते हो। तो 3 तरह से मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस करते हैं। सबसे पहला हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दोगे तब, दूसरा जब आप उसे हैमरिंग करोगे तब, या फिर इनएप्रोप्रिएट मैनर में रख दोगे तब। अच्छा भाई, परमानेंट मैग्नेट के बाद दूसरे आते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। ये सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं और ये चुंबक जब तक किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आते तब तक इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, और जैसे ही ये फील्ड में आते हैं तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती। कैसे? एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके पास आयरन क्लिप्स है, ठीक है, लोहे की क्लिप्स हैं, या फिर पेपर क्लिप है, आयरन नेल है, या फिर पेंच है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर आपने कभी खोला हो तो उसमें पेंच लगे होते हैं ना छोटे छोटे, उसको आपने निकाल कर रख दिया, तो वो आपस में ना चिपकते हैं ना उनमें कुछ होता है, चुपचाप रखे रहते हैं। लेकिन अगर आप एक चुंबक ले आओ, मैग्नेट, और उसमें एक पिन को जोड़ दो, तो अभी ये पिन एक दूसरे को नहीं खींच रही थी, लेकिन एक पिन जोड़ने से वो खुद एक मैग्नेट बन जाती, खुद एक चुंबक बन जाती है और दूसरी पिनों को जोड़ने लगती है। ठीक है, ऐसे ये आपने देखा भी होगा, पेंच खासकर ऐसा प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और जैसे ही आप ये मैग्नेट हटाओगे तो फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर इनमें कुछ भी आपको जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो इन्हें कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि अस्थायी चुंबक। और ये वो चुंबक होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर खुद को चुंबक बना लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। ये सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा सिंपल सा। एग्जाम्पल में आयरन नेल, आयरन क्लिप्स और छोटे छोटे पेंच। अच्छा भाई, इसके बाद तीसरे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विद्युत चुंबक, ये वो मैग्नेट होते हैं जो करंट का फ्लो कराकर पदार्थ को मैग्नेट बनाया जाए और करंट बंद करते ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। आपने देखा है ना कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बन जाता है। इसी का फायदा उठाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सोलेनोइड। इसका यूज करते हैं भाई, सोलेनोइड का। सोलेनोइड धारावाही परिनालिका इसको कहा जाता है, धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका को आप एक बड़ी सी आयरन की प्लेट के अंदर लगाकर बंद कर दो, ठीक है, और उसमें सर्किट से जोड़ के करंट फ्लो कराओ। जैसे ही इस सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेट की जो सीट थी, ये सॉरी आयरन की जो सीट थी, लोहे की ये जो सीट है, वो मैग्नेट बन जाएगी, और जैसे ही करंट बंद करोगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। ये कुछ वैसे ही काम करता है जैसे मान लो मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, मुझे उसको मैग्नेट बनाना है, चुंबक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस टुकड़े में करंट फ्लो कराऊंगा, वायर लगा के सोलेनोइड के रूप में करंट फ्लो कराऊंगा, तो वो अपने आप चीजों को अपने से चिपकाने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोहे में लिपटा हुआ वो तार चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र लोहे को मैग्नेट बना देता है, और जैसे ही आप करंट बंद करते हो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है और लोहे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, जो कि सोलेनोइड से बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था मैग्नेट और मैग्नेट के टाइप्स। क्लियर है भाई आपको सारे ही टाइप्स? किसी भी समस्या में हो तो बताओ भाई, आपको कोई भी टाइप ऐसा जो ना समझ में आया हो। मैग्नेट 3 टाइप के आपको पढ़ा दिए हमने, परमानेंट, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि चुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबकीय पदार्थ वही जो चुंबक
की तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ 3 कैटेगरी में बांटे गए। कौन कौन से? पहला आपका पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं उसको समझते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो भाई ध्यान से समझना, अनुचुंबकीय पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो, अगर आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखें, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, इसमें आप एक पदार्थ रखते हैं और इसको रखने के बाद आप क्या देखते हैं कि इस पदार्थ ने चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में खुद का एक छोटा सा फील्ड बना लिया है, ठीक है, खुद का एक छोटा सा फील्ड बना लिया, जिससे कि टोटल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यानी कि टोटल चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो थोड़ा सा बढ़ जाती, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाती। तो इन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाकर टोटल फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल ही आपके लिए मेन है जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे एल्युमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, मैग्नीज, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन, निकेल, ऑक्सीजन। ये आपके जनरली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी दिशा में खुद का एक छोटा सा फील्ड बनाते हैं, जिससे टोटल फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब आते हैं सेकेंड टाइप के पास। सेकेंड होते हैं डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये वो पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में डाल दो तो ये क्या करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में खुद का एक छोटा सा फील्ड बना देते हैं। क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में खुद का एक छोटा सा फील्ड बना लेते हैं, जिससे कि जो टोटल फील्ड है, टोटल क्षेत्रफल की जो तीव्रता है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में बना रहा है, इस वजह से। तो ऐसे पदार्थों को डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। तो प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में खुद का एक फील्ड बनाकर फील्ड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आता है आपका गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर, अल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन एटसेट्रा। तो ये वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करेंगे अगर आप उसे फील्ड में रख देते हो तब। इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप। तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं वो पैरामैग्नेटिक की तरह ही हैं लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें आप एक लौह चुंबकीय पदार्थ रखते हो तो ये भी फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं क्योंकि समान दिशा में फील्ड बनाते हैं, लेकिन लार्ज फील्ड बनाते हैं जिससे टोटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लार्ज फील्ड बनाते हैं, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा देते हैं, इन्हें कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल। एग्जाम्पल इसमें आपके तीन आते हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा भाई। तो ये हो गए आपके तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने आपको पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। क्लियर भाई तीनों?
किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बता दो। 3 टाइप के मटेरियल, तीनों हमने विद एग्जांपल समझा दिए। एग्जांपल मेन है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एग्जांपल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, फेरोमैग्नेटिक के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि क्यूरी तापमान के बारे में। तो बात आती है क्यूरी तापमान है क्या? मैडम क्यूरी ने ही इसको दिया था। उन्होंने एक हाई टेम्परेचर की लिमिट बताई थी हर पदार्थ के लिए, कि एक ऐसा उच्च तापमान जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकत्व के गुणों को नष्ट कर देते हैं, उस तापमान को क्यूरी तापमान कहा जाता है। तो Curie temperature is a high temperature at which magnetic material loses their magnetic properties. उन्हें कहा जाता है क्यूरी तापमान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और आप उसे गर्म करते हो, तो एक ऐसा तापमान आएगा जब वो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और आप उसे गर्म करते हो, तो एक ऐसा तापमान मिलेगा जिस पर वो क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है और उसे आप गर्म करो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही विद्युत चुंबक नहीं, पहले से ही चुंबक का विरोध कर रहा है, तो बाद में वो क्या ही करेगा। तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय बना देना, अनुचुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकीय बना देना, और प्रतिचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ पर कोई असर न डालना, वही तापमान कहलाता है क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन ले लें, लोहा, तो लोहे के लिए वो तापमान है 770 डिग्री सेल्सियस। आपने अभी अभी पढ़ा कि आयरन यानी कि लोहा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन अगर आप उसे 770 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर गर्म करोगे, तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, यानी कि वो अनुचुंबकीय बन जाएगा। और ज्यादा गर्म कर दोगे तो प्रतिचुंबकीय भी बन जाएगा। लेकिन जब आप उसे ठंडा करके 770 से कम तापमान पर लाओगे, तो फिर से वो लौह चुंबकीय बन जाएगा। तो ये तापमान कहलाता है आयरन के लिए क्यूरी तापमान। ऐसे ही निकेल के लिए, निकेल की अगर बात करें तो उसमें होता है 358 डिग्री सेल्सियस। अगर आप निकेल को 358 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर लेकर जाओगे, तो वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का लॉस कर देगा। बस इसे ही हम लोग जानते हैं क्यूरी तापमान के नाम से। तो आई होप आपको क्यूरी टेम्परेचर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है भाई, ये हो क्या आपका क्यूरी। क्लियर? चलिए, क्यूरी तापमान के बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो भाई, यहां से आपके पेपर में कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं बनता, यूनिट का बनता है, वही समझ लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो एरिया होता है जहां पर कोई लोहे जैसा पदार्थ आकर्षण बल को अनुभव करता है, या फिर दूसरा मैग्नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है। अगर आप उस फील्ड में हो तो अनुभव करोगे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं करोगे। उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R।
ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आई करंट है, आर फील्ड से दूरी। अच्छा दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये एक सदिश राशि होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। यूनिट यानी कि मात्रक। अगर इसके मात्रक की बात करें तो एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है भाई? एसआई सिस्टम में इसका मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये इसका एसआई यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट भी इसका कभी कभी पूछा जाता है, तो सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखते हैं यूनिट तक, बस और कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। इसके बाद इसमें एक पार्ट और आता है, कभी कभी यूनिट आता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, तो ये वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से होकर गुजरती है। तो किसी एक निश्चित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी। ए क्या है? एरिया, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अच्छा भाई, इसका यूनिट आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो इसका यूनिट होता है वेबर। वेबर क्या है भाई? इसका मात्रक है। बस इतना सा आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के चलना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके आपके यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपसे आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी लाइंस भी तो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें आपको खास कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टी पढ़नी जो पेपर में आती है। पहला, आप अगर कोई भी मैग्नेट उठा लो इस टाइप से, उसमें आपने पोल बना लिए NS, तो यहां से क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि फील्ड लाइंस किधर से किधर चलती हैं। तो याद कर लीजिए भाई, फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, तो साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट होती हैं लाइक दिस। हमेशा उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है इस तरह। ठीक है, ओके, ये इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। अगर आप यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है जो समझने हैं आपको। अगर आप आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेट की बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, लाइंस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण। ठीक है, लेकिन अगर आप कहां बात कर रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेट, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। वो किधर से किधर चलती हैं? साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या बनाती हैं? ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये क्या फॉर्म करती हैं? क्लोज्ड लूप, यानी कि बंद पाश। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बंद पास नहीं बनाता, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, क्लोज्ड लूप इनमें पाया जाता है। ओके, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे ये चलती रहती, घूमती रहती। अच्छा, इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा घनी होंगी, जितना डेंसिटी
ज्यादा होगा फील्ड लाइंस का, तो उस पर फोर्स भी उतना ही उस पॉइंट पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा घनत्व वाली लाइंस जहां पर होंगी उस पॉइंट पर किसी भी वस्तु पर बल भी सबसे ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट ले लूं, ए, बी, सी, सी ये है, ध्यान देना भाई, सी यहाँ है, और डी। तो मैंने आपसे पूछा बताओ ए बी सी डी में किस पॉइंट पर वस्तु रखने पर, लोहे की जैसी वस्तु रखने पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल अनुभव होगा। तो आप क्या आंसर करेंगे भाई? हाँ भाई, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा कि अगर हम बात करें कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा घनत्व के हिसाब से फोर्स लगता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घना कब है? जब आप सी पॉइंट पर हो। बिल्कुल सही, तो सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए सी पॉइंट पर आपका बल सबसे ज्यादा लगेगा। और फील्ड रेखाएं पोल पर ही सबसे ज्यादा पास होती हैं, इसीलिए वस्तुएं हमेशा पोल पर जाकर चिपकती हैं, सेंटर पर नहीं। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आप उस पर लोहे की कील चिपकाना चाहते हैं, तो वो या तो इस पोल पर रुकेगी या तो इस पोल पर रुकेगी, बीच में नहीं रुकती। आप चाहे जितना प्रयास करके उसको बीच में रोकना चाहो, तो वो हमेशा कॉर्नर पे ही पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के सेंटर पे लाइंस बहुत कम, ना के बराबर होती हैं, इसीलिए सेंटर पर वस्तुएं नहीं चिपकती, वो हमेशा किनारों पर जाकर ही चिपकने का प्रयास करते। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फील्ड लाइंस के बारे में याद रखनी। क्लियर भाई? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताओ। नहीं है? ओके। ओके, ये तो 12th में था भाई। 10th के बाद सीधा मैग्नेटिज्म 12th में ही तो आता है, 11th में कहाँ आता है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज बॉडी। अगर आप कोई आवेशित वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, ज्यादा कहानी पर नहीं जाएंगे। इससे आपका फ्लेमिंग सर के रूल तैयार होंगे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं थोड़ा अच्छे से। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है P। इस पर एक Q नाम का आवेशित कण इसमें आकर एंट्री लेता है। ठीक है, Q आवेशित कण है जो कि V वेलोसिटी से आकर इसमें एंट्री लेता है। तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, चुंबकीय बल, वो कितना होगा? तो इस पर ये जो चुंबकीय बल लगेगा इस क्षेत्र की वजह से, क्योंकि इसमें एंटर किया है, वो होगा F इक्वल्स टू क्यू वी पी साइन थीटा। ठीक है, इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये है वो बल जो किसी आवेशित वस्तु पर लगता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री लेती है। अच्छा भाई, अब यहां से आता है कंडीशन। कहते हैं सर हम ये फोर्स मैक्सिमम करवाना चाहते हैं, अधिकतम, तो हम आवेशित कण को कितने एंगल पर भेजें? ठीक है, तो आपको पता है भाई एंगल थीटा है साइन के साथ। साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। और कब मिलती है? जब आप 90 डिग्री एंगल पे हो। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी पी, और ये होगा आपका मैक्सिमम फोर्स। तो मतलब अगर कोई पदार्थ आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर एंट्री लेगा, तो उस पर लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आवेशित कण पर कोई बल ही ना लगे, F क्या हो जाए? 0 हो जाए।
तो F0 होने के लिए थीटा भी आपको 0 डिग्री करना पड़ेगा और उस केस में F0 लगेगा। मतलब उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड के पैरेलल हो जाता है, मतलब समांतर होकर गुजरता है। ओके, तो ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे मिल गई, कब फोर्स 0 होता है, कब मैक्सिमम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि फील्ड तो हमने समझ ली, चार्ज पार्टिकल समझ लिया, एफ कितना लग रहा है ये समझ लिया, लेकिन अगर मान लो फोर्स जो लग रहा है तो उस फोर्स को किस दिशा में लगना है ये हम कैसे पता करेंगे। तो जब कभी भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में आता है और उस पर जो फोर्स लगता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है आपको। फोर्स का डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा आपको निकालनी। तो बल की दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सा रूल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग सर का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम कहाँ यूज करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में आता है तब। लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर यानी कि 2 फिंगर और एक थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करिए, लंबवत करिए और फिर FBI रूल लगाइए। FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और I का मतलब करंट, और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को भी रखना है इस तरह से और यहाँ पे FBI रूल लगा देना है। F मतलब अंगूठा, B मतलब फील्ड लाइन, I मतलब करंट। अब आप सोचोगे कि सर FBI जो लगाया उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, आपको फील्ड तो दी जाएगी, फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में इस फिंगर को रख दीजिए। अपने आप अपनी दोनों फिंगर की जो दिशा होगी उसी दिशा में बाकी के जा रहे होंगे। बस ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल बस इतना सा है कि आप फील्ड की डायरेक्शन में रखिए इस फिंगर को, बाकी के दो अपने आप फोर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बता देते। क्लियर, आपको लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज कर रहे हैं समझ में आ गया भाई? हाँ बिल्कुल। ओके, और कोई समस्या? नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, अब दूसरा आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग सर के दाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है सर फिर? दाएं हाथ का नियम जब कभी भी लगाना हो तो भैया एक शब्द ढूंढना, क्या? इंड्यूस्ड, यानी कि प्रेरित। और ये क्या निकालता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। प्रेरित विद्युत धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा निकालनी हो तो आप राइट हैंड रूल लगाइए, और वो भी सेम लेफ्ट हैंड की तरह, बिल्कुल सेम एट इट इज। बस खाली लेफ्ट की जगह राइट हैंड उठाना है, FBI लगाना है और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आप अपना राइट हैंड लीजिए, उसके तीनों फिंगर ऐसे रखिए, ये फोर्स, फील्ड, करंट। तो ये जो करंट होती है ये इंड्यूस्ड करंट होती है, ठीक है। तो उस इंड्यूस्ड करंट की दिशा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड का रूल। तो प्रेरित विद्युत धारा निकालना हो तो राइट हैंड रूल, फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से हम इसका यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड। अब आते हैं यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला, इलेक्ट्रिक मोटर। कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है? आपके घर में पानी की मोटर है, क्या काम करते हो? स्विच ऑन करते हो, मतलब उसको मिलती है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके पास होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी।
यानी कि विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से वो क्या करता है, पानी भर देता है टंकी में, तो मतलब उसको वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करने वाली डिवाइस होती है। बस 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसे हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये मोटर का उल्टा होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इस तरह से 2 टाइप के जनरेटर होते हैं, एक प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा के लिए और एक दिष्ट धारा के लिए। ये 2 जनरेटर काम करते हैं। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। तो हमने समझ लिया यहाँ जनरेटर और मोटर दोनों को ही अच्छे से। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। यहां तक क्लियर, कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कोई समस्या? ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना है जनरेटर के बारे में। अब आपका जो पार्ट बच जाता है वो क्या है, अब इसका पार्ट बचता है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वो आपको समझना है। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे बचता है ट्रांसफॉर्मर के साथ में, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे किसके बारे में, वन लाइनर्स पॉइंट्स के बारे में। वन लाइनर्स जो छोटे छोटे यहाँ से आते हैं वो समझ लेंगे, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना हम जो पार्ट है उसको हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको दे देंगे किस तरह से आपको प्रिपेयर करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, इतना पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।